आप कैसे हैं? आई आपकी सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। दोस्तों, इस चैप्टर से आने वाले हैं 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े के रूप में ना आए तो 46, अगर संख्या में पूछे जाएं तो 46 भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे सफ़ेद पुष्प से कराया गया और इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना क्या थी? तो यानी जो सभी पुष्प कैसे थे? बैंगनी रंग के थे, लेकिन उनमें से आधे पौधे बौने निकले। तो हमने लंबे पौधे को डबल टी से डिनोट कर दिया है, डबल टी से दर्शा दिया, और जो बौने पौधे निकले, छोटे पौधे, वो आधे बौने पौधे निकले थे। सभी का कलर बैंगनी था इसमें, तो इनको डिनोट किससे किया गया है? यहाँ पे डबल टी और स्मॉल टी से। तो यहाँ पे डबल टी स्मॉल टी इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी डबल डब्लू है। यानी मैंने यहाँ पर डबल टी कैपिटल और डबल स्मॉल बना दिया है। यहाँ पर टी और डब्लू से अंकित किया गया, यहाँ पर मैंने कैपिटल और स्मॉल से कर दिया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम मैच कर लेते हैं। कैपिटल डबल टी होना चाहिए, स्मॉल डबल टी होना, डबल टी की जगह डबल डब्लू है यहाँ पे। ये वाला बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट है, किनमें जेनेटिक पदार्थों का परस्पर विनिमय होता है? तो वृद्धि जनन नहीं होता इसमें, अलैंगिक जनन इसमें भी नहीं होता, मुकुलन ये भी इसमें भी नहीं होता, लैंगिक जनन इन्हीं में होता है। जेनेटिक पदार्थों का परस्पर विनिमय या जेनेटिक कैरेक्टर एक दूसरे में जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, वो लैंगिक जनन में ही होता है। नेक्स्ट है, किसी शिशु का नर होना निर्धारित होता है। अगर कोई शिशु नर हो रहा है, यानी नर बन रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायी होता है युग्मनज में वाई गुणसूत्र द्वारा। वाई जो गुणसूत्र है उसके द्वारा ही शिशु का नर होना तय है। यही वो गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। युग्मनज यानी जाइगोट में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो ह्यूमन होता है उसमें अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं। अगर मेल की बात की जाए या नर की बात की जाए तो उसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं और 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है। जिसे वाई से दर्शाया जाता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के अभी मैंने बताया लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। यही लिंग निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में यही इम्पोर्टेंस निभाता है अपना। तो 23वां जोड़ा मतलब एक जोड़ा, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। 23वां जोड़ा, जोड़ी मतलब दो। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन कीजिए जो अर्जित होता है लेकिन आनुवंशिक नहीं होता। आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, और अर्जित मतलब जन्म के बाद हो जाए। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, वालों की प्रकृति, शरीर का आकार। दोस्तों, नेत्र का रंग अपने पूर्वजों के समान हो सकता है, त्वचा का रंग भी अपने पूर्वजों के समान हो सकता है, बालों की प्रकृति भी पूर्वजों के समान हो सकती है, लेकिन शरीर का जो आकार है वो लगभग 90%
डिफरेंट होता है। इसका हम नहीं कह सकते कि ये माता पिता के समान हो सकता है। बच्चा आपका शरीर में मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई लक्षण जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उन्हें अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण। अब ये अनुवांशिकता के अंतर्गत कौन सा क्या आया? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का पहुंचना। अब पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित होने वाले लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें कहा जाता अनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट है अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता हेरिडिटी की जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत होती है? वो होती है अनुवांशिकी के अंतर्गत या जेनेटिक्स के अंतर्गत। फोर वाला है मेंडल ने डॉट डॉट के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल को कहा जाता है। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाती है? अगर जनक पौधों से कोई संतान बन रही है तो वो पुत्री पीढ़ी, डॉटर कहलाती है। अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जो अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो ही जीन्स होते हैं। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है अपना, अनुवांशिकी के जनक क्या नाम है? तो अभी मैंने बताया था जीजे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? अभी बताया था यहाँ पे लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र किसे कहा जाता है? तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जिसे वाई से दर्शाते हैं। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण सबसे पहले उत्पन्न होगा? तो ये होगा लक्षण बी, क्योंकि जो अधिक प्रभावशाली होगा वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा, वही ज़्यादा हमें शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हें भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। विकासी दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासी दृष्टि से हमारी समानता चीन के विद्यार्थियों से है। चीन के विद्यार्थी से विकासी दृष्टि से हमारी अधिक समानता है। नेक्स्ट प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक जो चयन सिद्धांत दिया गया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो दी गई थी, वो वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा दी गई थी। वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट 3 है निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो दोस्तों इसे तो हम वैसे ही बता सकते हैं, कॉलेरा, हैजा, ये होती ही नहीं है अनुवांशिक रोग। टाइफाइड ये भी नहीं होता है, मलेरिया ये भी नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन है डायबिटीज़, ये हो सकता है। तो इसको हम टिक कर देते हैं, ये वाला आंसर हमारा सही है, अनुवांशिक रोग डायबिटीज हो सकता है। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों अभी हम पढ़ के आए थे, कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? वाई वाला। कौन सा होता है? वाई वाला। नेक्स्ट अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए निम्न पौधा चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना?
आम का, केले का, सरसों का, मटर का। तो दोस्तों उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था अपने नियमों को या प्रयोग के लिए, क्योंकि यह पौधा अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है और द्विलिंगी पौधा होता है। इसीलिए उन्होंने समझा कि इसमें सरलता से मैं अपना प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डॉट डॉट आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है? आनुवंशिक इकाई है जीन। जीन आनुवंशिक इकाई है। नेक्स्ट है समवर्ती अंग होते हैं। समवर्ती या समरूप अंग कौन से होते हैं? समवर्ती या समरूप अंग वो होते हैं जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं। उत्पत्ति में भिन्न और कार्य में समान होते हैं। नेक्स्ट है समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन से होते हैं? उत्पत्ति में समान और कार्य में भिन्न। जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। ये उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे घोड़े के अग्रपाद और मनुष्य के हाथ। मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के जो आगे के पैर होते हैं और मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो उत्पत्ति में बिल्कुल समान आते हैं। जब जन्म लेते हैं तब एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके कार्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर समवर्ती अंगों की बात की जाए तो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, पक्षी के, किसी अन्य पक्षी के पंख उत्पत्ति में भिन्न हो रहे थे लेकिन जब उनके कार्य की बात करें तो दोनों का काम ही है उड़ना। दोनों ही फ्लाइंग के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग यानी पुराने समय में हमारे पूर्वजों में जो अंग उपयोग में लाए जाते थे लेकिन अब उन अंगों को कोई उपयोग में नहीं लाया जाता है और वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ अंग हमारे विलुप्त भी हो चुके हैं। तो अवशेषी अंग का उदाहरण है अक्कल दाढ़, जो 18 साल के बाद ही हमें दिखाई देती, लेकिन उसका काम क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने पीने का काम तो हम शुरू से ही करने लगते हैं। नेक्स्ट है त्वचा पर बाल। तो त्वचा पर बाल अब अब वर्तमान में नहीं है। त्वचा पर बाल बहुत कम हैं लेकिन अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो त्वचा पर बाल बहुत ज़्यादा होते थे। वो हमें मतलब प्राचीन काल का जो मनुष्य था उसे सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने में हेल्प करते थे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।